रीट में जो अभी क्वेश्चन पेपर हुए थे उनकी मोस्ट ऑथेंटिक एंड वेल रिसर्च आंसर की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ये जो शिफ्ट सेकंड है, लेवल 2 शिफ्ट सेकंड का जो है वो साइकोलॉजी का जो पेपर है उसकी आंसर सीरीज़ है। ये बिल्कुल वेल रिसर्च्ड है, अच्छे से चेक की हुई है। तो आप इससे अपने जो आपने जो स्कोर किया है, क्वेश्चन किया है, उसको मैच कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्योरीज ऑफ नॉर्म चॉम्स्की, यानी विकास का कौन सा आयाम नॉर्म चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। तो इसका आंसर है भाषा विकास, ए लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि थोड़ा सा इन्होंने बहुत अच्छा पेपर सेट किया है, तो कुछ चीज़ें हिंदी से इंग्लिश में करने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, इंग्लिश में समझने में। तो इसका जो आंसर है लैंग्वेज डेवलपमेंट है, क्योंकि नॉर्म चॉम्स्की का जो कंट्रीब्यूशन है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ, जो भाषा का विकास कैसे था इस पर था। तो B.F. स्किनर ने एक कंसेप्ट दिया था, उसके विपरीत कंसेप्ट था नॉर्म चॉम्स्की का। खैर हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अभी आंसर सीरीज देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2 हम देख लेते हैं, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से डैश होती है। तो इसका जो सेकंड का आंसर है वो है जन्मजात, बी जन्मजात। जो इंडिविजुअल डिफरेंस टेम्परामेंट आर बेसिकली इनेट। क्वेश्चन थर्ड, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। हु हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए सिगमंड फ्रायड ने दिया है, गॉर्डन अल्पर्ट ने दिया है, रेमंड बी कैटल ने दिया है। इसने तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स लिखे हैं रेमंड बी कैटल ने। तो इसका जो आंसर है वो है B.F. स्किनर, B.F. स्किनर। आप मैच कर लीजिए, हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत ही ऑथेंटिक और वेल रिसर्च आंसर्स हैं। क्वेश्चन 4, हेनरी ए मुरे व क्रिस्टिना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया, यानी विच टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हेनरी ए मुरे एंड क्रिस्टियन डी मॉर्गन। देखिए इसका सबसे सही आंसर है सी कथनाक संप्रत्यक्षण परीक्षण, यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, NCERT की बुक में, हर बुक में ये लिखा हुआ है। विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 5 इसका आंसर है, देखिए चारों देख लेते हैं, पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। इसका सही आंसर है डी अधिवास, डोमिसाइल जो है डी डोमिसाइल। क्वेश्चन 6, विच टेस्ट हिंदी बोले तो कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त ए वाचिक परीक्षण है। विच टेस्ट इज कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन 6 का आंसर है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसको रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको नॉन वर्बल टेस्ट होता है, ये अवाचिक होता है। मुझे क्या मैंने इंग्लिश में पढ़ी साइकोलॉजी, इसलिए मैं इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ, आपके लिए हिंदी में इसको बता रहा हूँ, और हिंदी इंग्लिश मुझे दोनों अच्छे से आती है। क्वेश्चन 7, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। विच इंटेलिजेंस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए सारी इंट्रापर्सनल, इमोशनल, नेचुरलिस्टिक, एक्सटेंशियल, यानी अंतर्व्यक्तिक, प्राकृतिक, सामवेगिक और अस्तित्वकारी, इसमें से जो डायरेक्ट नहीं है वो बेसिकली ये सामवेगिक है, यानी इमोशनल। जो इमोशनल का जो दिया रखा है सी, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। असल में क्या था कि इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक सबसे पहले दी गई थी, इसमें एक इंटरपर्सनल होती है जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस ही मानते हैं गार्डनर की थ्योरी को, बट वो इसमें इमोशनल के नाम से नहीं है, इंटरपर्सनल के नाम से। तो इसमें सिर्फ उन्होंने नाम दिए हैं। तो एग्जिस्टेंशियल थ्योरी भी आखिर में, यानी अस्तित्वकारी जो सिद्धांत था वो भी गार्डनर ने बाद में दिया था। क्वेश्चन 8, क्रिएटिविटी एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ थिंकिंग, यानी रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। डायरेक्ट आंसर है, बहुत बार पूछा जा चुका है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन। कौन सा? अपसारी चिंतन। क्वेश्चन 9, द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड बाय विद विच टर्म, यानी मानसिक विपंडित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। ये पहले ये अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन है, उसने ये चेंज किया था। DSM-4 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल होता है, उसके अंदर ये चेंज किया था। तो इस क्वेश्चन 9 का आंसर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ए क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बौद्धिक अयोग्यता। विच क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर थियोरेटिकल कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। इसके लिए है जो वो है सामान्य।
बी नॉर्मल। इसका जो नॉट इंक्लूडेड, इसमें क्या ये तीनों इंक्लूडेड, स्टेबल, एंड्यूरिंग, यूनिक। इस बार जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है थोड़ा सा। उन्होंने पूछा नहीं कि कौन सा इंक्लूडेड है, बल्कि उन्होंने पूछा कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है। क्वेश्चन 11, लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग इज टर्म्ड एज। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। बहुत फेमस मूवी है आमिर खान की, मूवी का नाम बताइए, उसमें इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो है बी डिसलेक्सिया। क्या है? बी डिसलेक्सिया। क्वेश्चन 12, चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज आर क्लासिफाइड एज। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है उसको बोला जाता है प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, यानी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। सी, इसका क्वेश्चन 12 का आंसर है सी। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिहेवियरल सिम्टम ऑफ माल एडजस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कुसमयोजन व्यवहारात्मक लक्षण है। देख, जो व्यवहारात्मक लक्षण है उसका जो सबसे सटीक इसमें मैच मिलता है वो एग्रेशन है, आक्रामकता, ए। तो इसका क्वेश्चन 13 का आंसर है ए, आक्रामकता। क्वेश्चन 14, विच मेथड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ जो करिकुलम है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी ए, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। तो क्वेश्चन 14 का आंसर है ए, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। बाकी ये डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डिफरेंट टीचिंग मेथड, ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज, सब कुछ इंक्लूडेड है। क्वेश्चन 15, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इवान पाव्लोव एक्सप्लेन्स लर्निंग बाय। इवान पाव्लोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 15 का आंसर है बी, साहचर्य। क्या है? बी, साहचर्य, एसोसिएशन के द्वारा ये समझाते हैं। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। ये बेसिकली प्याजे से ज़्यादा संबंधित है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर है आर्ग्यूमेंट, बी, इसमें है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इसमें ज़्यादा नहीं, इमेजिनेशन, रिफ्लेक्शन, ये सब बच्चों के सीखने के सिद्धांत हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो बोला जाता है उसको रिपीट किया जाता है एक तरीके से। क्वेश्चन 17, द कंसेप्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग इज इंट्रोड्यूस बाय हूम। अधिगम के पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट दिया BF स्किनर ने, लेकिन उससे पहले ये दिया गया था EL थॉर्नडाइक ने, लॉ ऑफ इफेक्ट बोला था। तो इसका आंसर है EL थॉर्नडाइक, ए, 17 का ए। क्वेश्चन 18, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन 18 का आंसर है लर्निंग इज एन इनेट मैकेनिज्म, डी। इसका ये नॉट ट्रू है, यानी ये गलत है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। अधिगम जो है वो सीखी जाती है। बाकी इसमें तीनों मैच करते हैं। चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट डिफरेंस, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिस। लर्निंग तभी होती है जब वो कुछ आपके अंदर एक परमानेंट तौर पर चेंज करती है। अगर कोई चीज़ आपको परमानेंट तौर पर चेंज नहीं करती तो वो लर्निंग नहीं कही जाती। क्वेश्चन 19, कंसेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया था। ये सुझावित किया गया था डी, जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जोसेफ डी नोवाक। इन्होंने ये थ्योरी 1973 में दी थी। ये आसोबल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग पे बेस्ड थी। कंसेप्ट मैपिंग जो दिया था ये आसोबल्स की थ्योरी थी, उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन 20, विच टाइप ऑफ टीचिंग इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो इसका जो आंसर मैच करता है, बाकी सब ठीक है। ये है जो नॉट बेस्ड, वो वर्णात्मक शिक्षण है, यानी ऑप्शन बी इसका नॉट बेस्ड है, वर्णात्मक शिक्षण, बी, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग। क्वेश्चन 21, अ ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बाय गैदरिंग ए लिस्ट ऑफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली इज नोन एज। नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। ये बहुत मतलब
यूज़ करने वाली थ्योरी है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, खासतौर से कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह में बहुत यूज़ होती है। ए, इसका 21 का आंसर है ए, मस्तिष्क विप्लव युक्ति यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन 22, विच प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोल ऑफ मोटिवेशन इन क्लासरूम लर्निंग। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 22 का आंसर है अंतर्व्यक्तिक समायोजन, इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट। क्या है? बी, इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट। यानी नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट जो होता है प्रगति और परिणाम, ये मोटिवेशन देता है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन मोटिवेशन देता है। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म भी मोटिवेशन पे ही आधारित है, लेकिन इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट यानी अंतर्व्यक्तिक समायोजन नहीं है। क्वेश्चन 23, विच इज़ द मेन फिलॉसफी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो यह है बी, बिना बोझ की सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। विच असल में जो ये था करिकुलम फ्रेमवर्क बना ही इसलिए गया था ताकि बच्चे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और बिना टेंशन के सीखें, कोई स्ट्रेस ना लें। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इसका जो आंसर है डी है, ऑप्शन डी, मिनिमम 60 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक फॉर ए टीचर, यानी अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। ये 45 घंटे है इसकी जगह आंसर। क्वेश्चन 25, हु हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? स्टेफन एम कोवे इसका आंसर है बेसिकली 25 का सी, स्टेफन एम कोवे। कोरी, बकिंगम, लीवन सब ने दिया एक्शन रिसर्च, लेकिन स्टेफन एम कोवे यानी जो है इन्होंने नहीं दी। विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज लीस्ट यूज्ड इन एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज करता है, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट देता है, इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से क्लियर बता रखा है इन्होंने क्या पूछना चाहता है। बेसिकली इसका आंसर होगा रेशियो स्केल यानी अनुपातिक मापनी। रेशियो स्केल का सबसे कम यूज़ किया जाता है क्योंकि आजकल रैंक नहीं दी जा रही। रेशियो स्केल तो बिल्कुल क्लियरली बता देता है कौन ऊपर कौन नीचे, जबकि आजकल ग्रुपिंग चल रही है, आपको पता हो परसेंटेज बेस है ग्रुपिंग, आप इस ग्रुप में ए बी सी बस इतना दे के करा देता है ताकि जो बच्चों में स्ट्रेस और कंपटीशन है वो कम हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बहुत ही क्लियर आंसर है इसका बी, अब्राहम मास्लो। कौन नहीं है? बी, अब्राहम मास्लो। ये नीड पे जो थी थ्योरी थी उस पे दिया था उन्होंने। बाकी बंडूरा का टेस्ट है बच्चों पर, लीविगस की बच्चों पे डेवलपमेंट के बाद बात कर रहे हैं, जीन प्याजे की तो पूरी थ्योरी है, तो सब है। विच मेथड इज़ नॉट वैलिड टू स्टडी द रोल ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता की भूमिका अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? इसका आंसर है डी, पीयर ग्रुप स्टडी, समवयस्क समूह अध्ययन। इसको करने से कभी भी आप हेरिडिटी के रोल को पता नहीं कर सकते। द ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, बाकी जो भी पेरेंट चाइल्ड एनालिसिस, ट्यून स्टडीज, अडॉप्शन स्टडी, ये इस्तेमाल की जाती है। द ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। एक व्यक्ति के दिखाई देने वाली दैहिक मनोवैज्ञानिक विशेषता को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह है फिनोटाइप। सी, 29 का सी, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये है कि आप कैसे दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंग टू विच पर्सपेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ए स्पेसिफिक प्री अरेंज स्कीम विद इन द बॉडी। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर विशिष्ट व पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका आंसर है सी, बायोलॉजिकल। किसको? सी, बायोलॉजिकल, जैविक। ठीक है, ये अब हो चुका है, तो आप इसको देख लीजिए एंड थैंक यू। अभी हम और भी जो क्वेश्चन हैं, मतलब जो बाकी क्वेश्चन बुकलेट्स हैं और अलग अलग इसके सेक्शन हैं, उनके भी आंसर सीरीज डालने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।